समान नागरिक संहिता। अब सबके एक समान, सबके अलग अलग पर्सनल लॉज है, एक समान आप पर्सनल लो, एक ही पर्सनल लो सब पर कैसे थोप सकते हैं? बिल्कुल मिलेगा। तो अब बताइए, अगर किसी महिला यानी कि महिला किसी गैर ये आदिवासी से अगर उनका लव हो जाए, प्यार हो जाए, भागाभागी हो जाए, है ना, तो इस संबंध में अगर उनको उस महिला यानी कि आदिवासी महिला अगर जमीन का हकदार का अपना ये दावा करेगी, हमको हकदार मिलना चाहिए। आप सभी को अभी कोलान के चकदरपुर में हम लोग हैं, और चकदरपुर में देखा जाए तो एक आरटीआई एक्टिविटीज और साथ में साथी भी है जो कि बसंत मातो, उनसे आज रूबरू होंगे, उनसे बातें करेंगे। काहे कि आप देख रहे हैं कि देश में एक यूसीसी आने वाला है, जो नागरिक सम्मान संहिता। नाम बोला जा रहा है कि नागरिक सम्मान, यानी कि पूरे देश के लोगों को एक सम्मान किया जाएगा। किस प्रकार से एक सम्मान किया जाएगा? यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन है और आदिवासी भी है। और ख़ास करके आदिवासी में उतना क्षमता नहीं है कि अभी उनको सम्मान करके एक रेखा में लगा करके दौड़ाया जाए, ताकि आदिवासी बहुत गरीब है, लाचार है। तो इस स्थिति पे हम लोग देखा जाए तो बसंत जी, आप देख रहे हैं कि एक सम्मान कैसे हो सकता है, एक सम्मान नागरिक संहिता। पहले तो ये चीज़ थोड़ा सा आप प्रकाश इसको डालिए। दरअसल बात क्या है कि मैं संविधान सम्मत बात करूंगा, क्योंकि पूरी व्यवस्था, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और जो देश है, पूरी व्यवस्था है, वो संविधान से चलती है। तो आप भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में देखेंगे, जिसके आधार पर ये केंद्र में जो अभी जो सत्ता में, केंद्र सत्ता में भाजपा की सरकार है, ये बात कर रही है कि अनुच्छेद 44 में इसका जिक्र है। मैं अनुच्छेद 44 के बारे में स्पष्ट कर देता हूं साथियों, तो उसमें लिखा है कि आप समान नागरिक संहिता के लिए राज्य प्रयास कर सकता है। लेकिन वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में लिखा है कि कोई भी अदालत कोई कानून या अधिनियम में परिवर्तन नहीं कर सकती है, या ऐसा कोई कानून या अधिनियम नहीं ला सकती है जो मौलिक अधिकारों का हनन करे। आप देखेंगे यही, और ये जो आर्टिकल 44 की मैं बात कर रहा हूँ, वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, और उसको मानने के लिए कोई भी नागरिक बाध्य नहीं है। राज्य इसके लिए प्रयास कर सकता है, स्पष्ट जिक्र है। अब वहीं देखेंगे कि भारत के संविधान के आर्टिकल 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सबको अपना अपना धर्म मानने का, प्रचार प्रसार करने का, इस तरह से वो हमारा मौलिक अधिकार है। और जितने भी अगर आप देखेंगे हिंदुओं के या मुस्लिम के, पारसी के, ईसाई के, तो सबके अपने अपने पर्सनल लॉ, सबका अलग अलग मैरिज एक्ट है, सबका डिवोर्स एक्ट है, सक्सेशन एक्ट है, और फिर गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट है। तो अब इस तरह से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में है, जहाँ हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ अपने धर्म को अपनाने का, अपने धर्म के हिसाब से जीने का अधिकार है। तो अब उस मौलिक अधिकार का हनन करके अब नीति निर्देशक तत्व जो बाध्यकारी नहीं है, जिसको मानने की बाध्यता नहीं है, लेकिन हाँ मौलिक अधिकार जो है उनको देश के प्रत्येक नागरिक को मानना पड़ेगा, और इसकी बाध्यता है। और इसका उल्लंघन ना आईपीसी कर सकता है, ना सीआरपीसी कर सकता है, और ना ही अदालत, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी कोई जजमेंट, जो भी, चाहे वो नियम हो, कानून हो, अधिनियम हो, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। तो एक तरह से आप देखेंगे तो, और ट्राइबल्स की अगर बात करूं, सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी है। बिल्कुल, ये बात है कि अभी बातें किया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा मतलब बड़े न्यूज में चलाया जा रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होगा तो मुस्लिम समुदाय को होगा। लेकिन अगर हमारे यानी कि आदिवासी मूलवासी, कल हम लोग मूलवासी भाई यानी कि हरमन मातो जी से इस पर विचार किए, और आदिवासी लोग जो है, जो एसटी सूची में शामिल है, वो लोग से भी लोग बड़ा आपका एक सरलाई में बड़ा ये लोग सभा किया, मंथन किया। उसमें पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर इसमें प्रभाव पड़ेगा तो आदिवासियों को पड़ेगा, है ना? हाँ, निश्चित रूप से। देखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ए से जे तक आदिवासियों की जो विशिष्ट पहचान है, उनकी जो संस्कृति है, रहन सहन है, पूजा पद्धति है, आस्था है, विश्वास है, उनको संरक्षण प्रदान किया गया है।
तो इस तरह से ये जो छठी अनुसूचित क्षेत्र है उन राज्यों के लिए प्रावधान है, और इधर महाराष्ट्र और गोवा में भी है। और आप अगर आर्टिकल 19 के सब क्लोज 5 को देखेंगे, जो उसमें स्पष्ट जिक्र है कि जो 5वें अनुसूचित क्षेत्र है, जनजातीय बहुल क्षेत्र है, वहाँ जो रूढ़ी प्रथा को नहीं मानता है, जो कस्टमरी लॉ को नहीं मानता है, जो परंपरागत स्वशासन व्यवस्था को नहीं मानता, उसके प्रवेश पर भी वर्जित है, उसके बसने पर वर्जित है, वहाँ घूमने पर भी वर्जित है। तो ऐसे क्षेत्र हैं जो काफ़ी संवेदनशील है, और इसलिए संवेदनशील है, भारतीय संविधान ने इनको विशिष्ट पहचान, इनका जो विशिष्ट पहचान है, भाषा है, संस्कृति है, उसको उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए उनको संरक्षित करके रखा है। तो ऐसे क्षेत्रों में आप कहते हैं कि एक समान नागरिक संहिता, अब सबके एक समान, सबके अलग अलग पर्सनल लॉज है, एक समान अब पर्सनल लॉ, एक ही पर्सनल लॉ सब पर कैसे थोप सकते हैं? बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से अभी केंद्र सरकार का कहना है कि यानी कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार देंगे, महिलाओं को हम सम्मान करते हैं, ताकि जब देखा जाता है कि महिला यानी कि हिंदू समाज में ही नहीं है, महिला आदिवासी समाज में भी है। अब अगर देखा जाए तो महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा, तो महिलाओं को भी अधिकार दिया जाएगा, यानी कि महिलाओं को भी ज़मीन मिलेगा। तो अब बताइए, अगर किसी महिला यानी कि महिला किसी गैर ये आदिवासी से अगर उनका लव हो जाए, प्यार हो जाए, भागाभागी हो जाए, है ना, तो इस संबंध में अगर उनको उस महिला यानी कि आदिवासी महिला अगर जमीन का हकदार का अपना ये दावा करेगी, हमको हकदार मिलना चाहिए जमीन का, तो अब इस पोजीशन में सीएनटी का खुला उल्लंघन होगा, या मतलब उसको नहीं दिया जाएगा कि दिया जाएगा? अगर नहीं दिया जाएगा तो समान नागरिकता संहिता के तहत जो कानून बन रहा है, ये सारा ये ढकोसला में, यानी कि सही कानून नहीं, महिलाओं को आप सम्मान दे रहे तो नहीं कर पाएंगे। अगर आप बोलेंगे कि नहीं हम सीएनटी है तो आदिवासी महिलाओं को नहीं होगा, तो आप सीधी सी बात बोलिए कि आदिवासी महिलाओं को इस पर लागू नहीं होगा। असल में यहाँ 3 शब्द आए हैं, जो 3 टेक्निकल शब्द का जिक्र हुआ। पहला सीएनटी एक्ट 1908, बिल्कुल, और दूसरा है सक्सेशन एक्ट, बिल्कुल, और तीसरा जो सबसे बड़ा विषय है कि वो अगर दूसरे से मैरिज कर लेती है तो क्या है। तो पहले से जो प्रावधान है, हाल ही में अब गोलकेरा और मनोहरपुर का जो क्षेत्र, पश्चिमी सिंहभूम इलाके का जो क्षेत्र है, उसमें जाइएगा, अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ, ऐसा मामला आया था कि एक आदिवासी महिला गैर आदिवासी से शादी की है, और वो इलेक्शन के लिए उसने वहाँ मुखिया पद के लिए अपना फॉर्म भरा था, वो चुनाव लड़ रही थी। तो मैंने यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी पोढ़ाट चक्रधरपुर से संपर्क किया, क्या ऐसी संभावना है? तो उसने बताया कि बिल्कुल है, ऐसा इसलिए क्योंकि आदिवासी महिलाओं को विशेष अधिकार प्राप्त है कि वो अपने माँ के अनुसार अपना सरनेम ले सकती है। अच्छा, वो पिताजी से नहीं आता है। अच्छा, तो इस तरह से वो अगर उस पर आएगा। और दूसरा जो विषय है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इसको अमेंडमेंट किया गया 2005 में, और इन्होंने क्या कर दिया कि महिलाओं को भी समान अधिकार, संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दे दिया, और इसीलिए इनका प्रयास है हिंदू राष्ट्र बनाने का। अगर एक समान कानून बन जाता है, कितनी भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। कल हमारी बहनें जो हैं, कल कोई आदिवासी महिला वो अब संपत्ति में हक अधिकार की बात करेगी। हमारी रूढ़ी प्रथा में, हमारी पारंपरिक व्यवस्था में ऐसा नहीं है, और इस हमारी जो परंपराएं हैं, जो विशिष्ट पहचान है, उस पर बिल्कुल एक तरह से वार किया जा रहा है, उसको मिटाने का एक प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि मैं कुर्मी हूँ, कुर्मी समाज में आपको मैं इंडिया गेजेट नोटिफिकेशन नंबर 550 3 मई 1913 को जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि हम पर कस्टमरी लॉ यानी जो रूढ़ी प्रथा है वो लागू होता है, और जितने भी इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 के अंतर्गत लिखित धर्म है, जो वो इनका तो लिखित रीति रिवाज है, प्रथा है, उसके तहत ये लोग चलते हैं। चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, पारसी हो, तो इनके लिखित सारे दस्तावेज है, और इनके अनुसार इनका सक्सेशन एक्ट है, मैरिज एक्ट है, डिवोर्स एक्ट है, और आपका गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट है। तो इस तरह से नियमावली बना हुआ है, और इसके तहत चलते हैं। लेकिन हम पर जो कस्टमरी लॉ लागू होता है, जो रूढ़ी प्रथा लागू होता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(3) का आप पढ़ सकते हैं, जिसमें रूढ़ी या प्रथा
लागू है, यानी कि उसका संविधान बना हुआ है, इसके बारे में स्पष्ट जिक्र है। अब इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो वही चीज़ है क्या कि अब मान लिया जाए अगर इसका यूसी आ ही जाता है, महिलाओं को अधिकार मिले जाता है, तो जमीन का निश्चित और हाँ, सीएनटी की बात थी। सीएनटी के जो हमारा ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है 1908, इसमें स्पष्ट धारा 46 में जिक्र है कि ओबीसी का जमीन ओबीसी खरीद सकता है, एसटी के जमीन एसटी खरीद सकता है, एससी के जमीन एससी खरीद सकता है, और उसी थाना क्षेत्र में खरीद सकता है। तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अगर एक समान लागू हो जाता है, कोई जो विदेश से आया हुआ हम पर जो आदिकाल से हजारों वर्षों से इस धरती पर अधिवास करते आ रहे हैं, उस पर इस तरह के कानून थोपने का प्रयास करेगा, इसे हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी विशिष्ट संस्कृति है, अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, उसका संरक्षण हम निश्चित रूप से संविधान में अभी जो प्रदत्त अधिकार हैं, जैसे मैंने जिक्र किया अनुच्छेद 371 ए से जे तक, और बाकी 1905 और धार्मिक स्वतंत्रताएं जो हैं, हमें गरिमा में अपने धर्म को मानने का अधिकार प्रदान करती है 25 से 28। इन सारे को अध्ययन करने के बाद आप पाएंगे कि किस तरह से ये आप मानते हैं कि भाजपा अभी सत्ता में है, बहुमत में है। इसका मतलब ये नहीं कि आप असंवैधानिक तरीके से नियमों को, अधिनियम को लेकर आए और लोगों पर थोपे। तो आप इससे पूर्व में देख चुके होंगे कि EWS 10% असंवैधानिक तरीके से, जबकि संविधान में स्पष्ट लिखा है कि आप जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, फिर लिंग के आधार पर आप आरक्षण निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन आपने आर्थिक आधार पर EWS को जबरदस्ती ले आया। क्या इसका प्रावधान था? तब आपकी जो मर्यादा थी 50% से अधिक नहीं होने का, मंडल कमीशन का, तब उसकी बाध्यता खत्म हो गई, अब 59% तक ले गए। अब हमारा ये रहेगा कि इस पे हम लोग चर्चा बड़ी कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि अभी इस माध्यम में अभी का जो ये है सेशन में, हम अभी अंतिम शब्दों में ये कहा जाए कि अगर आप विरोध करते हैं तो यानी कि जो भी है, जो भी हमारे जो भी कस्टमरी लोग के तहत आते हैं, चाहे इसको लग रहा है कि ये यूसीसी से हमको खतरा है, तो उन लोगों को किस प्रकार विरोध करना चाहिए? निश्चित रूप से एक उग्र या संगठित रूप से, उग्र आंदोलन से ज़्यादा बेहतर होगा कि हम संगठित, इसमें अल्पसंख्यक वर्ग है, उनका पर्सनल लॉ है, वो बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। जितने ट्राइबल्स हैं वो इसके खिलाफ है। जितने भी धर्म को, लिखित धर्म को मानने वालों का भी अपना अपना पर्सनल लॉ है। आप एक पर्सनल लॉ बनाकर उस पर थोप नहीं सकते हैं। तो सबको इस विषय वस्तु को समझना होगा कि किस प्रकार से ये समानता की बात करके आपको बरगला कर आपकी जो विशिष्ट पहचान है, संस्कृति है, भाषा है, मूल आपके अस्तित्व को ख़त्म करने की साजिश रच रहे हैं। तो इसलिए हमें संगठित होकर लड़ना चाहिए, इस पर बात करना चाहिए। उग्र आंदोलन अगर आवश्यकता पड़ी तो निश्चित रूप से इसके लिए भी हम पहल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो आज हम लोगों ने बातें किया कि यूसीसी एक अभी गर्म माहौल है, लेकिन कहीं ना कहीं से मतलब छोटा छोटा न्यूज़ दे करके उसको ठंडा करने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ठंडा होगा नहीं। कि जिस प्रकार से लोग ये बोल रहे हैं कि जानकार व्यक्ति है, ये इनका संविधान का अनेक जानकारी है, कि एक मतलब सम्मान नागरिक संहिता, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या सम्मान करने वाले हैं। और उसके बाद आप बोलेंगे कि इस महिलाओं को अगर सम्मान अधिकार अगर देते हैं तो आदिवासी में ये कानून बिल्कुल CNT SPT को ख़त्म करने का दायरा पे जाता है। इसीलिए आदिवासी मूलवासी जो भी है, इसका भी जमीन CNT पे आता है, उनके लिए घोर दिक्कत है ना सर जी? हाँ, निश्चित रूप से यहाँ सबका रहन सहन अलग है, रीति रिवाज अलग है, पहनावा अलग है, खान पान अलग है, क्षेत्र विशेष को लेकर, यहाँ तक कि व्यक्ति मर जाने के बाद दफनाना कैसे है उसके लिए अलग नियम है। अब किस समान अधिकार की बात कर रहे हैं? चलिए, तो इसी के तहत पब्लिक एक्शन न्यूज में इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर रहे हैं। युवा है, इनका जानकारी को विभिन्न, आप युवा है तो शेयर जरूर करेंगे, और पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और वीडियो आपको मिले। और अभी अब तक देखते रहने के लिए आपको धन्यवाद। जोहार।